आज बच्चों हमारा नीट 2023 के लिए जो रिवीजन चल रहा है केमिस्ट्री में, इसका है डे 4, चौथा दिन है। डे 1, डे 2, डे 3 हो चुका है। आप में से जो बच्चे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने डे 1, डे 2, डे 3 अटेंड नहीं किया है, वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, यूट्यूब से ज़रूर देख लेना। बाकी मैं अपने मुंह से कोई तारीफ अपनी करता नहीं हूं। मुझे अच्छा तब लगता है जब सामने वाला तारीफ करे, और ये मैं पूरी गारंटी से बोल रहा हूं कि जब आप मेरा वीडियो 1, 2, 3 अगर क्लास अटेंड नहीं करिए, घर पे एक बार देखेंगे, लेकिन पूरा मन से देखेंगे। ऐसा ना करें कि 10-10 सेकेंड उंगली कर करके आगे बढ़ा रहे हो, या स्पीड 1.5x या 1.75x पे देख रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरी स्पीड 2x चल रही है क्लास में। अब उसमें भी अगर आपने YouTube पे बढ़ा दी तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो जिस फ्लो में मैंने पढ़ाया, अगर उसी तरह से आप वीडियो देखोगे तो यकीन मानो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिखने से अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे, जरूर लिखोगे। और जो बच्चे देख रहे हैं वो लिख भी रहे हैं, है ना। बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत से बच्चों को प्यार हो गया मुझसे। तो और ये अच्छाई है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर प्यार ही नहीं होगा तो फिर शिक्षा का कोई मतलब नहीं, फिर तो व्यवसाय हो गया ना, जो कि ज़्यादातर हर जगह हो गया है। केवल बिजनेस चल रहा है, शिक्षा कहाँ चल रही है। तो बच्चों ठीक है, डे 4 में हम लोगों ने कल शुरू किया था पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक भैया बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, जीरो ग्रुप, मतलब नोबल गैस। 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर एक दिन में रिवाइज नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए 1-2 टर्न चाहिए होंगे। तो पी ब्लॉक का बचा हुआ पार्ट जो कल नहीं हो पाया था वो मैं आज करवाने जा रहा हूं, और स्पीड बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी स्पीड कल वाली क्लास में थी। ठीक, तो आप लोग स्पीड से परेशान ना हो। जहां पे अगर कोई चीज बहुत जल्दी हो भी जाए और आपको लगे कि कुछ मिस हो गया आपसे, तो घर पे जाके जब वीडियो अपलोड हो जाए तो एक बार वीडियो देख लेना, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। कल लास्ट में मैं आपको NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3 इनकी प्रॉपर्टीज पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसके बाद H2O, H2S, H2SE उनकी प्रॉपर्टीज पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये मैं बता चुका हूं। उसी टाइप का अगला जो है, आज हम मान सकते हैं क्या कि आज हमारा पी ब्लॉक का है लेक्चर 2। अरे पी ब्लॉक का लेक्चर 2 ही तो हुआ ये, क्योंकि पी ब्लॉक का लेक्चर 1 कल हुआ था। ठीक, तो लेक्चर 2 में अब बची हुई बातें हमें पढ़नी है। पढ़ना उतना ही है जितना एग्जाम में पूछा जाना है। कल जब मैं क्लास मतलब आपकी क्लास ले चुका था, उसके बाद मैं नीचे ऑफिस में बैठा था, तो नीचे मुझे पेपर, आप लोग को जो टेस्ट सीरीज वाला मिलता होगा, वो पेपर पढ़ा हुआ था। मैंने उठा के देखा तो कल की क्लास में ही जो मैं पढ़ा के गया हूं, 2-3 क्वेश्चन आपके रिसेंट जो भी टेस्ट हुआ होगा कोचिंग में, वही क्वेश्चन थे टेस्ट पेपर में, देखना। और वही मैंने बोला था कि नीट में भी वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैं बता रहा हूं। अननेसेसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया। बहुत सालों का पढ़ाने के एक्सपीरियंस है, 2003 से पढ़ा रहा हूं, 2023 चल रहा है। और 20 साल जब कोई टीचर पढ़ा चुका होता है तो 20 साल का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा हो जाता है, जिसमें टीचर को एग्जाम के 1 महीना पहले ये बखूबी पता होता है कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। और ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से मेरी बात पे भरोसा रखना कि जितना बता रहा हूं इतना ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो बच्चों हम लोग ने हाइड्राइड पढ़े थे, नाइट्रोजन फैमिली के एंड ऑक्सीजन फैमिली के। तो आज की क्लास अब शुरू हो रही है हाइड्राइड्स ऑफ, बेटा उसको परेशान नहीं करो, क्यों कान खींच रहे हो उसका, उसका शरीर देख के पंगा लो, तुमसे तो कम से कम 1.5 गुना है ही है। अगर बैठ गया तुम्हारे ऊपर तो क्या होगा, फेफड़े नाक से निकल के बाहर आ जाएंगे तुम्हारे, और तुम कान खींच रहे हो उसका, क्या यार। तो बच्चों अगला हेडिंग जो आपको कॉपी में लिखना है वो लिखना है हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन फैमिली। फटाफट लिखिए हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन फैमिली। और अब कल की तरह ही सुपर फास्ट क्लास शुरू होने जा रही है। एक चीज मैं जरा, जो बच्चे केवल मोबाइल पे देख रहे हैं उनसे बोल रहा हूं,
आप अगर इस वीडियो के पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे और डायरेक्ट आप इसी वीडियो को देख रहे हो और वीडियो देखने के बाद बौरा रहे हो, ये बात मैंने कल भी बोली थी कि अरे बहुत जल्दी हो गया जल्दी हो गया जल्दी हो गया, तो मैं एक चीज बता दूं, आज तारीख है 17 मार्च 2023, 7 मई को एग्जाम है, 1 महीना एग्जाम का बचा है। ये जो भी पढ़ा रहा हूं ये सब बच्चे ऑलरेडी डिटेल में पढ़े हुए बैठे हैं, लास्ट में केवल रिवाइज करवाया जा रहा है। तो मैं फिर बोल रहा हूं, जो लोग बौराएं वीडियो देख के और जिन्हें 2024 के लिए डिटेल में पढ़ना है वो रेगुलर बैच में आके पढ़ाई करें, फीस देके एडमिशन लें। अभी नीट 2023 तक आपकी क्लासेस फ्री हैं, कोई भी बच्चा शाम को 5 बजे आके मेरी क्लास कर सकता है, लेकिन उसके बाद रोकड़ा लगेगा, आपको जमा करना पड़ेगा। अरे फ्री में कौन पढ़ाएगा यार, यहाँ के खर्चे कैसे निकलेंगे, सबको फ्री में ही पढ़ा देंगे तो ठीक है भाई। तो सब बच्चों जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए क्लास हो रही है जिनको भी नीट 2023 7 मई को देना है, बस महीना भर बच्चा, जल्दी जल्दी रिवाइज करवाया जा रहा है। तो वीडियो वाले परेशान ना हो, डिटेल के लिए रेगुलर बैच में आके पढ़ सकते हैं। तो लिखो हाइड्राइड लिखना था, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया है, इसको मैं सही कर देता हूँ। लिखो जल्दी से, हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन। तो बच्चों हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन देखो जरा कौन कौन से होते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन होंगे HF, HCl, HBr एंड HI। अब नीट एग्जाम में HF, HCl, HBr, HI पे कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो हमें देखना है। तो इसके लिए बच्चों यहां पर अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ठीक। अब बच्चों अगर हम यहां पे टॉप टू बॉटम जाएं, अरे क्या यार हाथ ही नहीं सेट हो पा रहा, टॉप टू बॉटम, ये मैंने जो टॉप लिखा, बॉटम लिखा और ऊपर से नीचे एरो बनाया, इस एरो का मतलब समझ गए, इस एरो का मतलब ऊपर से नीचे जाने पर, ये बात ध्यान रखना, ये टॉप टू बॉटम जाने पर लिखा है। ये बात इसलिए ज्यादा फोकस करके बोल रहा हूं कि आप में से बहुत से बच्चे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से पढ़ते हैं। तो ऐसा ना समझना कि इसका मतलब सर ने ऊपर से नीचे एरो बनाया मतलब हर चीज डिक्रीज कर रही है, नहीं भैया, यहां पे इंक्रीज डिक्रीज से मतलब नहीं। टॉप से मैंने एरो शुरू किया, बॉटम पे खत्म किया, इसका मीनिंग यहां पे ये है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर। ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखो ऊपर से नीचे जाने पर बच्चों यहां पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो फटाफट मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन बन सकता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ तो थोड़ा थोड़ा समझते भी चलना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज बड़ा होता चला जाएगा और जैसे जैसे साइज बड़ा होता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती चली जाती है। इंक्रीजेस का मतलब समझ में आ गया। इंक्रीजेस का मतलब ये हुआ कि HF से ज्यादा HCl, उससे ज्यादा HBr, उससे ज्यादा HI। अरे इंक्रीजेस का मतलब HF से ज्यादा HCl, उससे ज्यादा HBr और उससे ज्यादा HI। क्लियर है बच्चों? इसके बाद बॉन्ड लेंथ के बाद अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी तो बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी में ध्यान रखो, एक शानदार सी ट्रिक बता रहा हूं। केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर हाइड्राइड दिए हों और उनकी थर्मल स्टेबिलिटी पूछी जाए, हमेशा ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज बताना। चाहे एल्कली मेटल के हाइड्राइड हों, एल्कलाइन अर्थ मेटल के हों, कार्बन फैमिली के हों, नाइट्रोजन फैमिली के हों, ऑक्सीजन फैमिली के हों या हेलोजन फैमिली के हों। जब मैंने NH3 PS3 लिखा था तब भी थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे डिक्रीज लिखी थी। जब मैंने H2O H2S लिखा था तब भी ऊपर से नीचे डिक्रीज लिखी थी। और ध्यान करो जब मैंने एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल S ब्लॉक रिवाइज कराया है वहां पर भी ट्रिक बोली थी HOD। वहां पे H का मतलब हाइड्राइड था और वहां पर भी थर्मल स्टेबिलिटी बताया था ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करती है। इसका मतलब हाइड्राइड किसी भी चैप्टर के हों, थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा डिक्रीज करती है। तो ये मैंने लिख दिया डिक्रीजेस। और डिक्रीजेस का मतलब यहां पे ऑर्डर ऐसे बनेगा, HF सबसे ज्यादा, उससे कम HCl, उससे कम HBr और उससे कम HI। ठीक बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी के बाद
यहां पर बच्चों पूछा जा सकता है इनकी रिड्यूसिंग पावर, मतलब कौन ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन कम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको भी जल्दी से समझ लो। केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर हो, एल्कली मेटल्स हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, कार्बन फैमिली हो, नाइट्रोजन फैमिली हो, ऑक्सीजन फैमिली हो या हेलोजन फैमिली हो, हाइड्राइड्स की रिड्यूसिंग पावर हमेशा 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 ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करती है। समझ पाए मैंने क्या बोला? चाहे एल्कली मेटल हो, चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, चाहे नाइट्रोजन फैमिली हो, ऑक्सीजन फैमिली हो, हेलोजन फैमिली हो, कुछ भी हो, रिड्यूसिंग पावर हाइड्राइड्स की हमेशा इंक्रीज करती है। जरा सोच समझ के जवाब देना। 4 ऑप्शन दिए थे, HF, HCl, HBr, HI। क्वेश्चन पूछा गया विच इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, तो मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का आंसर होगा HI। अरे समझ पाए? जैसे जरा देखो, एक क्वेश्चन इधर साइड में लिख रहा हूं, मान लो ऐसे होता LiH, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन 4 लोगों में पूछा गया है मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इज RBH। क्योंकि आपको ट्रिक याद रखनी है, चैप्टर चाहे जो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स का मतलब अगर H लगा है तो रिड्यूसिंग पावर हमेशा ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करती है, ये आपको याद रखना है। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस? ठीक। अब जरा बच्चों आगे की बात समझो। तो रिड्यूसिंग पावर मैंने बोला इंक्रीजेस। बच्चों रिड्यूसिंग पावर के बाद अगला यहां पे पूछ सकते हैं इनमें एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज बड़ा होता जा रहा है, साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड की मजबूती कम हो जाएगी, और बॉन्ड की मजबूती कम तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो जल्दी H+ निकल जाएगा, और जो लोग जितनी जल्दी H+ बनाते हैं वो उतने ही अच्छे एसिड होते हैं। इसका मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, और इंक्रीजेस का मतलब इस तरह से बता देंगे, HF से ज्यादा HCl, उससे ज्यादा HBr, उससे ज्यादा HI। सारी बातें क्लियर हैं? अगला क्वेश्चन बच्चों इन लोगों में जो पूछा जा सकता है वो इनके डाइपोल मोमेंट पर पूछा जा सकता है। ये चारों दिए होंगे और पूछेंगे किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। तो डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट समझो। डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किन्हीं भी 2 लोगों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जितना ज्यादा होता है, डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज्यादा होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? यहां पे फ्लोरीन की। तो HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा सबसे ज्यादा, इसका मतलब HF का डाइपोल मोमेंट होगा सबसे ज्यादा। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाएगा, इस वजह से डाइपोल मोमेंट ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करेगा। यानी कि HF, HCl, HBr, HI में पूछा जाए हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका है, आंसर होगा HF। लीस्ट डाइपोल मोमेंट किसका है, आंसर होगा HI। भैया एग्जाम में महीना भर बचा है, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। फालतू के लंबे लंबे पैराग्राफ में बहुत सारी जो बातें लिखी हैं वो सब नहीं पूछा जाता, तो मतलब की बातें पढ़नी है जो एग्जाम में आना है। डाइपोल मोमेंट के बाद और यहां पे बच्चों पूछ सकते हैं इनमें कोवेलेंट नेचर, कि इनका कोवेलेंट नेचर कैसा होगा। तो कोवेलेंट नेचर फजान रूल की हेल्प से निकाला जाता है, और जब फजान रूल की हेल्प से निकालते हैं तो जरा ध्यान दो, F-Cl-Br-I- ये एनायन है, ऊपर से नीचे जाने पे साइज इनका बड़ा होता जाएगा। अरे FCl-Bri साइज बड़ा होगा, और फजान रूल कहता है एनायन का साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे कोवेलेंट नेचर बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब HF से ज्यादा कोवेलेंट होगा HCl, उससे ज्यादा होगा HBr, उससे ज्यादा होगा HI। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर थे। बाई चांस कोई जल्दी जल्दी बता रहा हूं तो कोई अगर क्वेश्चन छूट भी रहा हो तो आप लोग एक बार बुक से देख सकते हो, वैसे कोई छूट नहीं रहा, मेन यही क्वेश्चंस इनमें पूछे जाते हैं।
थर्मल स्टेबिलिटी पे, रिड्यूसिंग पावर पे, एसिडिक नेचर पे, डायपोल मोमेंट पे। एक और आप लिख सकते हो यहां पे कि HX बॉन्ड एनर्जी, HX बॉन्ड एनर्जी। बच्चों बॉन्ड एनर्जी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करती है। वजह ये होती है कि साइज बड़ा होता जाता है, और जिसमें साइज बड़ा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई होती है ज्यादा, तो बहुत कम एनर्जी में ही वो बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। ज्यादातर जो क्वेश्चंस इसमें बनते हैं वो सारी की सारी बातें हो गई हैं। ठीक, तो आपको नोट करना हो तो नोट कर लो, फोटो इसकी लेनी हो फोटो ले लो, या बाद में वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे नोट आप कर सकते हो। इसके बाद बच्चों जो पी ब्लॉक में अगला क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4 के ऊपर। शायद ही नीट का कोई साल का पेपर ऐसा हो जो HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4 पे क्वेश्चन ना बनता हो। शायद ही कोई ईयर हो, हमेशा बनता है। तो बच्चों इनमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, बातें लेकिन नहीं करो बिल्कुल भी। क्या क्या इनमें क्वेश्चंस बन सकते हैं ये हमें देखना है। सबसे पहले तो हमें बच्चों इनके नाम लिखने हैं। तो जो HClO है इसका नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, सबके नाम भी पता होने चाहिए। जो HClO2 है इसका नाम होता है क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। जो HClO3 है इसका नाम होता है क्लोरिक एसिड, और बच्चों जो HClO4 है इसका नाम होता है परक्लोरिक एसिड। अब इन लोगों में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये। पहला तो पूछते हैं इनमें एसिडिक नेचर। तो बच्चों एसिडिक नेचर, ऑक्सीजन का परसेंटेज जितना बढ़ता जाता है एसिडिक नेचर भी उतना ही बढ़ता जाता है। या आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़ता जाता है एसिडिक नेचर भी उतना ही बढ़ता जाता है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट से एसिडिक नेचर का आंसर आएगा HClO से ज्यादा HClO2, उससे ज्यादा HClO3 और उससे भी ज्यादा HClO4। जिस ऑप्शन में इस तरह से लिखा मिले उसी पे टिक कर देना। अगला क्वेश्चन बच्चों इन लोगों की थर्मल स्टेबिलिटी पे पूछा जा सकता है। तो जो ऑर्डर एसिडिक नेचर का है वही ऑर्डर थर्मल स्टेबिलिटी का भी होता है, यानी कि HClO से ज्यादा HClO2, उससे ज्यादा HClO3 और उससे ज्यादा HClO4। लेकिन कृपया ध्यान दें, तीसरा जो ऑर्डर बता रहा हूं इस पे जरा ध्यान देना। अगर इन लोगों में बच्चों ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछी जाए, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब कौन ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन कम पावरफुल है, तो इसका उल्टा बताना, यानी HClO सबसे ज्यादा, HClO2 उससे कम, HClO3 उससे कम और HClO4 उससे भी कम आपको बताना है। बस यही तीन क्वेश्चन इसमें बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो तीनों ध्यान रखना, एसिडिक नेचर इंक्रीज करना है, इसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करनी है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर HClO की सबसे ज्यादा बतानी है। जैसे मान लो चार ऑप्शन दिए थे ये और आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पूछा है इन लोगों में तो मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आंसर हो जाएगा HClO। समझ गए? आपको कंफ्यूज करने के लिए O को थोड़ा आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो उससे परेशान मत होना। मैंने HClO लिखा है, हो सकता है ऑप्शन में आपको HOCl ऐसे लिखा मिले, या इन लोगों में एक O अलग कर दें, एक O अलग कर दें, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक भाई, O को आगे पीछे करके कभी कभी लिख देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो एक इस तरह का क्वेश्चन पी ब्लॉक में बन सकता था। इसके बाद बच्चों पी ब्लॉक में अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस पर। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस अगर पी ब्लॉक से क्वेश्चन बनेगा तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस 100% चांस होते हैं कि इस पे क्वेश्चन एग्जामिनर सेट जरूर करेगा। तो जरा देखो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस में आपको कौन कौन पढ़ने हैं। इसमें आपको पढ़ने हैं बच्चों
एक पढ़ना है H3PO2, एक पढ़ना है H3PO3, एक पढ़ना है H3PO4, एक पढ़ना है H4P2O6, एक पढ़ना है H4P2O7 और एक पढ़ना है HPO3। आपकी एनसीईआरटी में एक H4P2O5 भी दिया गया है, वो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल वो लिखा हुआ है, उस पर ना कभी क्वेश्चन आया है ना कभी आएगा। ये आपको पढ़ने हैं बच्चों। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बनेंगे उनमें पहला क्वेश्चन तो होगा, इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। जो पहला वाला होता है इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और बच्चों इसी को फॉस्फेनिक एसिड भी कहा जाता है। ये फॉस्फेनिक एसिड नाम से अभी 2-3 साल पहले ही क्वेश्चन आया है। अरिहंत एमटीजी जो भी लगा रहे हो उसमें चेक कर लेना, क्वेश्चन था फॉस्फेनिक एसिड क्या होता है, तो इसी को बोला जाता है फॉस्फेनिक एसिड। जो दूसरा वाला है बच्चों, इसको बोला जाता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, या बच्चों इसी का नाम होता है फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड। ये है फॉस्फेनिक और ये है फॉस्फोनिक। इसके बाद H3PO4, इसका नाम होता है ऑर्थो, जरा ध्यान दो, शुरू के 2 लोगों में तो आता है अस एसिड, अस एसिड, लेकिन इसके बाद जो नीचे लिखे हैं वो सारे के सारे होते हैं इक एसिड। तो H3PO4 ये होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद H4P2O6, इसका नाम होता है बच्चों हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और ये बच्चों होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड के बारे में एक बात आपको और याद रखनी है कि ये पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये पॉलीमेरिक फॉर्म मतलब HPO3 का होल N, मतलब बहुत सारे HPO3 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 एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो बाकी तो सब ऐसे ही पाए जाते हैं, लेकिन ये पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, पॉलीमर फॉर्म में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, पहले तो इनके नाम पूछ सकते थे, वो मैंने नाम बता दिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, इनकी बेसिसिटी आपसे पूछी जा सकती है। बेसिसिटी का मतलब होता है कि कितने H+ रिमूव होंगे। क्या बोला मैंने? कितने H+ रिमूव होंगे। तो जरा ध्यान से देखो, H+ कितने रिमूव होंगे, तो ये मैं लिख रहा हूं बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब जितने H+ रिमूव हो सकते हैं, इनकी बेसिसिटी होती है 1 2 3 4 4 1, 1 2 3 4 4 1, फटाफट लिख लो, 1 2 3 4 4 1, 1 2 3 4 4 1, 1 2 3 4 4 1। पहला वाला जो था फॉस्फेनिक एसिड, दूसरा वाला था फॉस्फोनिक एसिड, फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, इनके स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और इनके स्ट्रक्चर में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पे भी क्वेश्चन बनता है। इतनी बात जल्दी से नोट कर लो, ठीक। अब बच्चों इनके स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन बनेगा, तो इनके स्ट्रक्चर पे देखो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं H3PO2 की, तो देखो जरा H3PO2 किस तरह से होगा। H3PO2 इस तरह से होता है PO, इसके बाद OH, O हो गए दो, बचा H, इस तरह से पाया जाता है। ये हो गया H3PO2। अब मैं इसमें सिग्मा पाई अगर काउंट करना शुरू करूंगा बच्चों, बहुत टाइम लग जाएगा। सिग्मा पाई तो काउंट करना आपको आता है, जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं सब एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड होता है, पता है सबको। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 सिग्मा हो जाएंगे, 1 पाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी सबको। इसके बाद अब जरा देखो, इसकी बेसिसिटी मैंने बोली थी 1 होती है, तो बेसिसिटी 1 इसलिए बताई थी क्योंकि वो वाला H रिमूव होता है जो O के साथ लगा होता है। O के साथ इसमें केवल यही वाला H लगा है, ये H+ की तरह से रिमूव हो जाएगा, इस वजह से इसकी बेसिसिटी होती है 1।
समझ में आ गया। इसके बाद जरा देखो अगला जो मैंने लिखा था बच्चों, वो लिखा था H3PO3। ये H3PO3 देखो किस तरह से होता है, H3PO3 ये होता है इस तरह से, P इसके साथ O, इसके बाद OH, OH और उसके बाद H, ये बन जाता है H3PO3। सिग्मा पाई अगर इसमें पूछे जाए बता सकते हो कि नहीं? सिग्मा पाई के साथ साथ ये भी पूछ सकते हैं कौन से बॉन्ड किस तरह के होते हैं, इसलिए पूछ सकते हैं। अगर एनसीईआरटी है तो चेक करो, एनसीईआरटी में पूरा एक चार्ट बना है जिसमें इस तरह से लिखा मिलेगा कि H3PO3 में एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड होता है, इसमें दो POH बॉन्ड होते हैं, इसमें एक PH बॉन्ड होता है। तो इस तरह से जिस ऑप्शन में लिखा हो उसी को आप आंसर बता देना। तो इसको देख के कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग कर सकते हो। इसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे वो H3PO4 के ऊपर। तो जरा H3PO4 का स्ट्रक्चर देखो, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पी ब्लॉक के। H3PO4 ये बच्चों इस तरह से बनता है, P डबल बॉन्ड O और इसके बाद OH, इधर भी OH और इधर भी OH। अच्छा मैं इसमें जरा बता दूं, मैंने बोला था कि जितने H प्लस रिमूव हो सकते हैं वही होता है बेसिसिटी, और H प्लस वो रिमूव होते हैं जो O के साथ लगे होते हैं। इसमें O के साथ एक ये H लगा था जो H प्लस की तरह हटेगा, एक ये लगा था, ये वाला H O के साथ नहीं लगाया, वो P के साथ लगाया। इसी वजह से चेक करो, अभी मैंने पिछले पेज पे H3PO3 इसकी बेसिसिटी बताई थी 1 and 1 2, ये देखो अभी बताया था H3PO3 इसकी बेसिसिटी बताई थी 2 का मतलब है कि इसमें दो H प्लस रिमूव किए जा सकते हैं। ओके जरा अगले पॉइंट पे आते हैं भाई। तो H3PO4 के बाद अगला आएगा H4P2O6। जरा देखो जल्दी से H4P2O6 किस तरह से बनता है। ये ऐसे बनता है बच्चों, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, OH 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 एंड OH। बस मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। सिग्मा पाई या कोई भी बॉन्ड का नंबर पूछा जाए तो आप लोग बस इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सिग्मा पाई काउंट कर लेना और इसमें बता देना कि P डबल बॉन्ड O इसमें दो होते हैं, एक इसमें PP बॉन्ड होता है, 4 इसमें OH ग्रुप भी लगे हुए होते हैं। क्लियर। एक इसके बाद आता है, क्या मैं पेज चेंज कर सकता हूं भैया? अभी समझ लो, बाद में वीडियो को YouTube पे देख के दोबारा नोट कर लेना, अभी समझ लो क्योंकि टाइम कम है, बताना ज्यादा है। तो ये इस तरह से होता है। अगला एक बचा है कौन सा, चलो इसी पेज पे बता दे रहा हूं, H4P2O7। तो अगला है H4P2O7। बच्चों जिस तरह से H4P2O6 था उसी तरह से H4P2O7 होता है। फर्क इतना है कि इसमें PP के बीच में एक O आ जाता है। तो PP के बीच में जब एक O आ जाएगा तो देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, POP। बाकी वैसे ही डबल बॉन्ड O और इन सब के साथ में हमने ऐसे लगा दिया OH, दो OH इस पे लगाए और दो OH हमने इसके ऊपर लगा दिए। तो ये बन गया H4P2O7। बच्चों जरा इनकी बेसिसिटी जल्दी से चेक करो। बेसिसिटी अगर इसमें देखें तो देखो ये वाला H O के साथ था, ये वाला H O के साथ था, ये वाला H O के साथ था, ये वाला H O के साथ था। कितने इसमें H थे O के साथ? 1 2 3 4। इसी वजह से मैंने इसकी बेसिसिटी बताई थी 4। क्लियर। ऐसे इसमें चेक करो, देखो ये वाला H हटेगा क्योंकि O के साथ है, ये वाला H O के साथ है, ये वाला H O के साथ है, ये वाला H O के साथ है। इसमें भी कितने H ऐसे हैं जो O के साथ जुड़े हैं? 1 2 3 4। इसी वजह से इसकी भी बेसिसिटी होती है 4। क्लियर हो गया भाई। अब इसके बाद देखो लास्ट में मैंने एक बताया था HPO3 जिसका नाम होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है तो बच्चों अब मैं आपको मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 का होल N इसके बारे में बता रहा हूं। जिस ऑप्शन में ये इस तरह से लिखा हुआ मिले, ध्यान से देखो, P के साथ में डबल बॉन्ड O, इसके साथ लगा एक OH, O इधर वैलेंसी फ्री O, और फिर इसके साथ ऐसे P
डबल बॉन्ड ओ, सॉरी ये चीज नीचे आएगी, अब इसमें P नीचे की तरफ ऐसे डबल बॉन्ड हो और ऊपर की तरफ कर दिया OH, फिर एक O इधर और फिर ऐसे, और इस तरह से होल N बहुत सारी यूनिट्स एक दूसरे के साथ में जुड़ती चली जाती हैं। तो HPO3 का होल N जिस ऑप्शन में इस तरह से बना हुआ मिले उस पर टिक कर देना। इनमें से कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो आपकी NCERT में बना ना हो, तो NCERT से ही सब बता रहा हूं ना। कोई सोचे अरे यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, तुम्हारे टीचर ने नहीं पढ़ाया, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये NCERT या नीट की प्रॉब्लम नहीं है। नीट को इससे मतलब है कि जो NCERT में दिया है और जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक। फर्क इतना है, मैंने सीधे सीधे बना दिए। NCERT में यही कुछ ऐसे ऐसे करके ये इसमें जुड़ गया, ये कुछ इस टाइप से कुछ बने हुए हैं, तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, उसको मैंने सिंपल तरीके से बना दिया। तो बच्चों इस तरह से फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनकी बात होती है खत्म। यहीं पर आपको एक और ध्यान रखना है, वो मैं इसी पेज पे बता दे रहा हूं, नहीं सारे पेज अभी खत्म हो जाएंगे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। इतनी बात समझ में आ गई। यहीं पर एक चीज और आपको पी ब्लॉक में बच्चों याद रखनी है। दुबे जी हाथ सही से सेट रखो यार। अगला आपको याद रखना है साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, हल्के में मत ले लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड बच्चों इसका फॉर्मूला होता है HPO3 का होल थ्राइस, या इसी को ऐसे लिखा जाता है H3P3O9, H3P3O9। अब ये एग्जिस्ट कैसे करेगा जरा देखो ध्यान से। ये इस तरह से बनता है बच्चों, PO और ये ऐसे जोड़ दिया, ठीक। और उसके बाद जितने भी P हैं सारे P के साथ में एक डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड OH, एक डबल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड OH, एक डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड OH, ये बन गया H3P3O9। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछेंगे साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होते हैं। अब घर पे एक बार आप सिग्मा पाई काउंट कर लेना। बहुत से लोग बेवकूफी करेंगे, जितने बॉन्ड दिख रहे हैं उतने सिग्मा काउंट कर लेंगे। अरे प्रभु, जो OH है इस OH में भी तो ध्यान देना, ये जो H है वो O के साथ ऐसे सिंगल बॉन्ड H लगा होता है, तो ये वाला सिग्मा भी हर जगह पे काउंट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से सिग्मा पाई इसमें काउंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, बताइए साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड में कितने POP बॉन्ड होते हैं। ये सब नीट के क्वेश्चन बता रहा हूं, कितने POP बॉन्ड, तो 3 POP बॉन्ड बताना। देखो POP 1, POP 2, POP 3, तो इसमें कितने POP बॉन्ड होते हैं? 3 POP बॉन्ड होते हैं। हर एक P का हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 होता है। अरे यार सिग्मा 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 सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी सिग्मा तो केवल एक ही आएगा, इसमें 4 सिग्मा 0 लोन पेयर 4 से आता है sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन सबका क्या आ रहा है? sp3 आ रहा है, और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? इसके बाद बच्चों क्या मैं इसको साफ कर सकता हूं? इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पी ब्लॉक में इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है P4 का स्ट्रक्चर। P4, और P4 का स्ट्रक्चर बच्चों इस तरह से आता है, ये बनता है इस तरह से P P P P, ये ऐसे, और इनको भी ऐसे जोड़ दो। बस इसमें बता देना कि जो हर एक P है, हर एक P sp3 होता है, और जो इसमें P P P बॉन्ड एंगल होता है, P P P P P P बॉन्ड एंगल ये लगभग 60 डिग्री के आसपास होता है। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन जो पी ब्लॉक में इंपॉर्टेंट बनेगा, जल्दी से इसको कंप्लीट करो। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनेगा बच्चों वो बनेगा S8 के ऊपर। जल्दी से देखो जरा, S8 ये भी एक इंपॉर्टेंट है। S8 बच्चों किस तरह से होता है? S S S S S, फिर यहां पे S S S, और इस तरह से
आप बता देना कि इसमें हर एक सल्फर के पास में अगर देखोगे तो हर एक सल्फर के पास में होते हैं 2 लोन पेयर। तो इसमें पूछा जाता है S8 में टोटल लोन पेयर कितने होते हैं, तो S8 में टोटल लोन पेयर हर एक सल्फर के पास में 2 और S हैं कितने 8, 8 दूनी 16, तो इसमें टोटल 16 लोन पेयर होते हैं। टोटल 16 लोन पेयर, हर एक सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। स्ट्रक्चर पूछा जाए तो बताना क्राउन शेप स्ट्रक्चर। अरे क्राउन जो पहना जाता है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर, या बच्चों क्राउन शेप स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है स्टैगर्ड रिंग टाइप स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड रिंग टाइप स्ट्रक्चर। तो S8 पे क्वेश्चन बन सकता था। इसके बाद S8 के बाद अगला क्वेश्चन जो बनेगा बच्चों वो H2SO3 के स्ट्रक्चर पे बनेगा। H2SO3 किस तरह से होगा, जल्दी से देखो। सल्फर, सल्फर के साथ में एक डबल बॉन्ड O ऐसे लगाया, इसके बाद OH बस बन गया H2SO3। आपसे इसमें सिग्मा पाई पूछ सकते हैं, सिग्मा पाई बता देना, नाम पूछ सकते हैं, तो बच्चों इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। पेपर बिल्कुल एक तरह से आउट होता है। आउट का मतलब ये नहीं कि पेपर सच में आउट है, आउट का मतलब ये है कि जितना साल भर आप पढ़ते हो उतना सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में पूछा नहीं जाता है, पूछी बहुत लिमिटेड चीजें जाती हैं। आप 10 साल का पेपर लगातार उठा के देखो, और 10 साल का पेपर जब देखोगे तो आप देखोगे पेपर में एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उसी पैटर्न पे हर बार पेपर बनता है। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये सब बड़े लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि एसिड भी पूछ लिया जाए, H4P2O7। मैंने जितने बताए इन्हीं में से किसी एक में सिग्मा पाई पूछ लेंगे, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। तो ये सब ध्यान से देख लो। तो सल्फ्यूरस एसिड में सिग्मा पाई पूछा जाए बता देना। इसके बाद बच्चों अगला आपसे पूछ सकते हैं H2SO4 के बारे में। तो H2SO4 ये इस तरह से होता है SOOOH एंड OH। इसमें भी सिग्मा पाई पूछा जाए, सिग्मा पाई आप लोग बता देना। अगला पूछ सकते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये तो आसान थे, लेकिन बच्चों इसके बाद वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये जल्दी से कंप्लीट करो तो मैं इस बोर्ड को यहीं पे साफ करके यहीं पे बता दे रहा हूं। अगला बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे जरा ध्यान दो। अगला पूछ सकते हैं H2S2O7 के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। केवल नाम नहीं, स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसका स्ट्रक्चर होता है SOS और उसके बाद OO और यहां पर OH और यहां पर OH। चेक करो, बन गया H2S2O7। HS से बना H2, SS से बना S2 और O गिनो 1 2 3 4 5 6 7। क्या इसमें आप सिग्मा पाई काउंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है H2S2O8। H2S2O8 बच्चों इसका नाम होता है परऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इसी को बच्चों बोला जाता है मार्शल्स एसिड। क्या बोलते हैं? मार्शल्स एसिड। यहां पर स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है SOOS, बाकी इसके साथ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये O लगा, ये O लगा है। यहां पे लगाना था OH, यहां पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां पे लगाना है इस तरह से OH। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें से किस में, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और कम से कम एक बार अगर नीट दे चुके हैं तो समझ जाएंगे कि सर ने सच में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, कौन ऐसा है जिसमें SS बॉन्ड नहीं बनता? SS बॉन्ड
नहीं बनता। तो जिस ऑप्शन में H2S2O7 या H2S2O8 लिखा, मेरे टिक कर देना, क्योंकि इसमें भी SS बॉन्ड नहीं बना, बट SS के बीच में एक O आ गया, यानी कि SOS बॉन्ड बना। और इसमें भी देखो SOOS है, यानी कि सल्फर सल्फर वाला बॉन्ड यहां पर भी नहीं बन रहा है। तो अगर पूछा जाए SS बॉन्ड किस में नहीं बना है, जिस ऑप्शन में ये लिखा हो या फिर ये लिखा हो उस पर टिक कर देना। यहीं पे एक बात आपको और ध्यान रखनी बच्चों, हो सकता है ये सीधे सीधे ना दिए हो, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए H को हटा के इसको, अगर H हटा दें बचेगा S2O7 और 2 H हटाओगे तो चार्ज लिख देंगे -2। इसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल इसी तरह से जो H2S2O8 है, ये आपको H को हटा के ऐसे भी लिखा मिल सकता है S2O8, और जब 2 H आपने हटाए तो चार्ज इस पे लिख देंगे -2। पूरी बात यहां तक समझ में आ गई सबको? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि किस में SS बॉन्ड नहीं होता है। ठीक, इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो P ब्लॉक में इंपॉर्टेंट बन सकता है, वो बन सकता है बोरेक्स के स्ट्रक्चर के ऊपर। जरा देखो ध्यान से, बोरेक्स के स्ट्रक्चर पे अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। तो इसके लिए पहले आपको बोरेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बोरेक्स होता है बच्चों Na2B4O7.10H2O, लेकिन Na2B4O7.10H2O इस तरह से हम लोग लिख जरूर देते हैं, बट इसका जो रियल फॉर्मूला सही तरीके से लिखा जाता है वो अब मैं नीचे लिखने जा रहा हूं। इसका सही तरीका ये होता है Na2B2 Na2B4O5OH का होल 4 ब्रैकेट बंद और बाहर डॉट 8H2O। बहुत कायदे से इसको याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। तो बोरेक्स वैसे हम लोग Na2B4O7.10H2O लिखते हैं, बट अगर बिल्कुल सही केमिकल मेथड देखा जाए तो इसका सही तरीका होता है Na2B4O5OH का होल 4 डॉट 8H2O। बच्चों इसके स्ट्रक्चर पे भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है, तो जरा जल्दी से इसका स्ट्रक्चर देख लो। बोरेक्स का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? स्ट्रक्चर केवल बच्चों इतने का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इतने का, B4O5OH का होल 4। जरा देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे आता है। इसमें है B4, 4 B हैं, तो 1B, 2B, 3B, 4B। इन चारों B को O की मदद से जोड़ देते हैं। देखो जरा मैंने O की मदद से जोड़ दिया, टेढ़ा मेढ़ा जुड़ जाए कोई बात नहीं, बस जुड़ना चाहिए। हमने क्या किया, B B B B इनको O से जोड़ दिया, फिर आमने सामने वाले B को भी एक O से जोड़ दिया। इतना करने के बाद सारे B पर एक एक OH लगा दिया, OH 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 एंड OH, बस ये इस तरह से बन जाता है। यहां पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि बच्चों ये वाला जो B है ये B माइनस की तरह एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये B माइनस ऐसे बनाता है, और ये वाला B भी B माइनस की तरह होता है। तो अब ऑप्शंस में इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं मिलेगा। ऑप्शंस में आपसे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड पूछे जाएंगे। क्या आप इस स्ट्रक्चर को देख के सिग्मा पाई बॉन्ड बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। पाई बॉन्ड का नंबर तो होगा 0, क्योंकि डबल बॉन्ड कहीं पर है ही नहीं। अगली बात बच्चों, जो बोरेक्स है ये साइक्लिक कंपाउंड है। अरे साइकिल ही तो बन रही है। अब जरा ध्यान दो, ये वाला जो बोरोन है और ये वाला जो बोरोन है, ये वाला बोरोन sp2, ये वाला बोरोन sp2 होता है, और जो sp2 होते हैं उनको ट्राइगोनल प्लेनर बोला जाता है। अरे क्यों sp2? क्योंकि बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, तीनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, टोटल आया 3, 3 से sp2 ही तो बनता है। लेकिन ये वाला जो बोरोन है 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, इसमें 4 सिग्मा इसके चारों तरफ होते हैं, तो ये वाला बोरोन sp3 टेट्राहेड्रल, और इसी तरह से ये वाला बोरोन sp3
टेट्राहेड्रल होता है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि बोरेक्स में जो 4 बोरोन हैं, इनमें से 2 बोरोन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, जबकि 2 बोरोन sp3 टेट्राहेड्रल होते हैं। अरे समझ में आ गई बात? ठीक। इसके बाद बच्चों पूछ सकते हैं बोरेक्स में कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। तो अगर आप केवल ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो आप बता दोगे 0 हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्योंकि आपको इसमें कहीं OH दिख ही नहीं रहा। ऐसी बेवकूफी मत कर देना। बोरेक्स में हाइड्रोक्सी ग्रुप बताएंगे 1 OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH, यानी कि बोरेक्स में हाइड्रोक्सी ग्रुप का नंबर कितना होता है? 4। समझ में आ गया? बाकी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए स्ट्रक्चर पे तो ये सामने आपके है, आप इसको बता सकते हो। बच्चों आपसे पूछ सकते हैं कि बोरेक्स एक कैसा कंपाउंड है। ठीक, जिस ऑप्शन में लिखा मिले टेट्रा न्यूक्लियर कंपाउंड, उस पे टिक कर देना। टेट्रा न्यूक्लियर कंपाउंड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो 4 बोरोन हैं, ये 4 के चारों बोरोन ही सेंट्रल एटम की तरह से काम करते हैं। जिनमें केवल एक एटम सेंट्रल एटम की तरह काम करता है उनको मोनोन्यूक्लियर बोलते हैं। जिनमें 2 एटम सेंट्रल एटम की तरह काम करते हैं उन्हें डाई न्यूक्लियर या बाई न्यूक्लियर बोलते हैं। जिनमें 4 सेंट्रल एटम हैं उन्हें टेट्रा न्यूक्लियर कंपाउंड बोला जाएगा। तो बोरेक्स की बात यहीं पे होती है खत्म। अगला क्वेश्चन बच्चों जो पी ब्लॉक में इंपॉर्टेंट बनेगा वो बनेगा H3BO3 के ऊपर, और H3BO3 इसका नाम होता है ऑर्थोबोरिक एसिड। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि ये लुईस एसिड है या नॉर्मल जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग एसिड है। तो आपको बताना है कि जो H3BO3 होता है ये लुईस एसिड होता है, ये कभी भी H+ नहीं देता है। इसमें देखो क्या क्वेश्चन बनेगा, मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। ये एक होता है वीक, कमजोर, वीक मोनोबेसिक, मतलब बेसिसिटी होती है इसकी 1, मोनोबेसिक, और ये होता है लुईस एसिड। अगला क्वेश्चन इसमें बनेगा इट डज नॉट गिव H+। ध्यान रखना ये H+ नहीं देता है। फिर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब ये H+ देता ही नहीं तो फिर एसिड कैसे है। तो भैया बोला गया ये क्या है? लुईस एसिड। लुईस एसिड वो लोग होते हैं जो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेते हैं। तो जिस ऑप्शन में लिखा मिले कि जो H3BO3 होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके ये लुईस एसिड की तरह से काम करता है। और डीप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये 1 लोन पेयर इसको देता कौन है। तो जिस ऑप्शन में लिखा मिले वाटर का जो OH होता है, इस O से, वाटर के OH से, अरे वाटर ऐसे होता है HOH, तो वाटर का जो OH है इसमें O जो है इससे इसको लोन पेयर मिल जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाता है, और इस तरह से ये लुईस एसिड की तरह से काम करता है। अगला आपको एक क्वेश्चन इसमें बताना है H3BO3 बहुत ही सॉफ्ट होता है, चिकना होता है। आपसे पूछा जाए क्यों, आप बताएंगे H3BO3 की कई लेयर्स बनती हैं एंड इन लेयर्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। भैया जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस MTG आर्यन में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे अगर सीरियसली कर रहे हैं तो, बाकी टाइम पास वालों की तो भीड़ बहुत है ही है। तो H3BO3 में क्या क्या क्वेश्चन बना? पहला क्वेश्चन बना इसका नाम क्या होता है, नाम इसका होता है ऑर्थोबोरिक एसिड। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कैसा होता है, आप बोलेंगे वीक एसिड होता है, लुईस एसिड होता है, मोनोबेसिक होता है, बेसिसिटी 1 होती है, H+ नहीं देता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेता है, किससे? वाटर के O से ले लेता है, ये काफी सॉफ्ट एंड चिकना होता है। क्यों सॉफ्ट चिकना होता है? क्योंकि इसकी कई लेयर्स बनती हैं और उन लेयर्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस वजह से ऐसा होता है। क्लियर? एक क्वेश्चन बच्चों इसको गर्म करने पे पूछ सकते हैं कि गर्म करने पे क्या बनेगा। तो देखो जरा, जब आप गर्म करने की रिएक्शन देखोगे तो हीटिंग में आप एक छोटी सी ट्रिक याद कर लो, ओम टीबी। क्या ट्रिक है?
ओम टीबी। इस ओम टीबी का मतलब समझो, ओ का मतलब है सबसे पहले ऑर्थोबोरिक एसिड। जब ऑर्थोबोरिक एसिड को गर्म किया जाता है तो एम से आपको बताना है मेटाबोरिक एसिड बन जाता है, मेटाबोरिक एसिड। इसको भी जब गर्म करते हैं तो टी से बताना है टेट्राबोरिक एसिड बन जाता है। भैया जल्दी जल्दी लिखने में राइटिंग ऊट पटांग आ रहा है, कोई बात नहीं, समझ में तो आ रही ना बात आपको, और मुंह से जो मैं बोल रहा हूं वो तो कान में आपके जा ही रहा है। ये मेटाबोरिक लिखा है, जल्दी जल्दी लिखने में टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। तो ऑर्थोबोरिक एसिड से बनता है मेटाबोरिक एसिड। इसको गर्म करने पे, ये सब गर्म करने पे बन रहा है। देखो ओ हो गया, एम हो गया, टी हो गया, बाद में क्या है बी, और इसको भी गर्म करने पर फाइनली बन जाता है बोरिक एनहाइड्राइड। अब जल्दी से जरा इनके फॉर्मूले देख लो, इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं बच्चों। जब आप इनके फॉर्मूले देखोगे तो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है H3BO3, मेटाबोरिक एसिड होता है HbO2, इसके बाद टेट्राबोरिक एसिड होता है H2B4O7 एंड बोरिक एनहाइड्राइड होता है B2O3। जल्दी से इसको कंप्लीट करो, ठीक। तो ये हो गया हीटिंग। हीटिंग में ओम टीबी, ऑर्थोबोरिक एसिड में, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नीट में बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो नीट में पी ब्लॉक से इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक रिएक्शन पे, और वो रिएक्शन को जिस तरह से है बच्चों NH3 एंड BF3 के बीच की रिएक्शन। जब NH3 एंड BF3 के बीच में रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, NH3 लोएस बेस होता है, BF3 लोएस एसिड होता है, और जब इनके बीच में रिएक्शन होती है तो एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बनता है? एडिशन प्रोडक्ट बनता है, और एडिशन प्रोडक्ट इस तरह से बनता है NHHH, और नाइट्रोजन के पास जो एक लोन पेयर वहां से बी की तरफ बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये रिएक्शन वाला एरो मत समझ लेना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, और इसके साथ में था F F एंड F, ये पूरा बन गया एडिशन प्रोडक्ट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी है कि इसमें नाइट्रोजन होता है sp3 टेट्राहेड्रल, इसमें बोरॉन भी होता है sp3 टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में पहले आ चुका है, और इसीलिए आ चुका है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये बोरॉन फैमिली, जहां पे एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में दिया वहां पे दिया हुआ है, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनेगा, ये अगर कंप्लीट करना, लिखना जल्दी लिखो, ये बोरॉन फैमिली में आपको मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनेगा बच्चों पी ब्लॉक में, वो बनेगा डायमंड के ऊपर। डायमंड के ऊपर अक्सर ऐसा होता है कि डायमंड पे नीट में क्वेश्चन बनता जरूर है। तो डायमंड में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बोर्ड पे मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो, बाद में YouTube वीडियो से नोट्स बनाना चाहो तो बना लेना, या अभी अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना चाहो तो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लिखना नहीं। देखो डायमंड में बच्चों क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। डायमंड में पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। अगर पूछा जाए हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज, सबसे हार्ड प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, आंसर बताएंगे डायमंड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सरे के लिए ये ट्रांसपेरेंट होता है या नहीं, आप बताएंगे एक्सरे के लिए ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब डायमंड से जो एक्सरे होती हैं वो आर पार निकल जाती हैं। इंप्योर डायमंड ब्लैक कलर का होता है। इंप्योर डायमंड का यूज कांच काटने के कटर एंड चट्टान काटने के कटर में किया जाता है। आपके घर में कभी खिड़की दरवाजे में कांच लगा होगा, कांच वाले भैया आए होंगे, उनके साथ एक कटर होता है, उस कटर से एक छोटी सी लाइन बनाते हैं और कांच वहीं से कट जाता है। अरे कटता है कि नहीं? तो उस कटर पे आगे इंप्योर डायमंड लगा होता है और वो ब्लैक कलर का होता है। आपसे पूछा जाए कि डायमंड में इतनी चमक क्यों होती है, बताएंगे इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। जिस ऑप्शन में लिखा मिले TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, तो डायमंड की चमक होती है TIR की वजह से। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डायमंड जो होता है वो लाइट का रिफ्लेक्शन भी करता है एंड रिफ्रैक्शन भी करता है। रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट आई, टकराई और वापस चली गई, और रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट आई, नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुकी, बाहर निकलते टाइम नॉर्मल से दूर होके
चली गई तो इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है एंड रिफ्रैक्शन भी होता है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डायमंड में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। क्या होता है? sp3। डायमंड में हर एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ होता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। तो डायमंड में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। डायमंड में हर एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ होता है टेट्राहेड्रली, जिसमें लिखा मिले सराउंडेड बाय 4 कार्बन टेट्राहेड्रली, उस पर टिक कर देना। जो डायमंड है इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है, मतलब डायमंड में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करो और कोई उसको टच करे तो करंट नहीं लगेगा। आप बताएंगे क्यों ऐसा होता है? बोलेंगे डायमंड में कार्बन के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो डायमंड में कार्बन के पास फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है। डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। डायमंड में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ बता रहा हूं। और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। डायमंड में कार्बन 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 के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट, जिस ऑप्शन में लिखा मिले उस पर टिक कर देना, होता है। डायमंड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं खत्म। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ग्रेफाइट के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेफाइट के बारे में क्वेश्चन, ग्रेफाइट को बच्चों ब्लैक लेड भी बोला जाता है। आपसे पूछ सकते हैं ब्लैक लेड क्यों बोलते हैं? बताएंगे ग्रेफाइट को ब्लैक लेड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि पेपर पर चलाने पर ये काले रंग का निशान छोड़ता है, इस वजह से ब्लैक लेड बोलते हैं। अरे पेंसिल के अंदर जो काला काला पड़ा होता है उसी को ग्रेफाइट बोला जाता है। बच्चों बात नहीं करो। तो ग्रेफाइट आप बताएंगे ये सॉफ्ट होता है। पूछा जाए ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है? आप बताएंगे ग्रेफाइट में कार्बन की कई लेयर्स होती हैं और इन लेयर्स के बीच में, ध्यान से सुनो, अब मैं ग्रेफाइट की बात कर रहा हूं, दिमाग से डायमंड हटाओ, डायमंड कंप्लीट हो चुका है। ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन की कई लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स के बीच में वीक वॉन्डरवॉल फोर्स होता है। वीक वॉन्डरवॉल फोर्स की वजह से ये लेयर एक दूसरे पे स्लिप करती हैं, इसी वजह से ग्रेफाइट थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग टाइप का चिकना चिकना सा होता है। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच, आंसर बताएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। पूछा जाए ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन की लेयर के बीच, तब बताएंगे वॉन्डरवॉल फोर्स होता है। अरे दोनों क्वेश्चन अलग हैं, समझ पाए? अगर लेयर ना लिखा मिले तो कोवैलेंट बताना। अरे कार्बन कार्बन सीधे सीधे जो जुड़े होते हैं ये तो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन इसी के नीचे एक और जो कार्बन की लेयर है, तो जो लेयर के बीच में बॉन्ड है बीच में, ये कौन सा होता है? ये वॉन्डरवॉल होता है। बात समझ में आ गई भाई? ठीक। अगला क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिकली अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू डायमंड। नीट में कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे डायमंड के कंपैरिजन में जो ग्रेफाइट है इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डायमंड में हर एक कार्बन sp3 था, लेकिन ग्रेफाइट में हर एक कार्बन sp2 होता है। डायमंड में हर एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा था, लेकिन ग्रेफाइट में हर एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ होता है। डायमंड में कार्बन के पास में मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन ग्रेफाइट में कार्बन के पास में, हर एक कार्बन के पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो होता है। इस वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जबकि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है। बच्चों डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ थी 1.54 एंगस्ट्रॉम, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है, एंड जो लेयर्स हैं उनके बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पाई जाती है। इसके बाद एक पॉइंट याद रखेंगे डायमंड के बारे में कि डायमंड जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन ग्रेफाइट में बताएंगे
2D मतलब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। तो डायमंड और ग्रेफाइट में जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे सारी की सारी बातें होती हैं खत्म। बच्चों अगला क्वेश्चन जो पी ब्लॉक में इंपॉर्टेंट है वो बन सकता है फ्यूलरीन के ऊपर। फ्यूलरीन, जब मैं कोई हेडिंग लिख रहा हूं तब तुम्हें एकदम से लग रहा होगा अरे हाँ यार ये तो छूट ही रहा था, ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि अगर जो सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको लग रहा होगा कि यार मान गए गुरुजी आप इतना जल्दी जल्दी पढ़ा के भी दिमाग आपका बड़ा सिस्टमैटिक है, एक एक पॉइंट कहीं पे छोड़ नहीं रहे। तो अगला बच्चों आपको फ्यूलरीन पे क्वेश्चन बन सकता है नीट में। फ्यूलरीन में आपको बताना है इन्हीं को बोला जाता है बकमिंस्टर, बकमिंस्टर फ्यूलरीन। क्या बोलते हैं? बकमिंस्टर फ्यूलरीन। इसमें आपको बताना है कि ये फुटबॉल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। अरे जैसे फुटबॉल होती है, ये सब इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूं, कोई फर्जी की बात नहीं बोल रहा हूं। फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं और फुटबॉल टाइप के स्ट्रक्चर इनमें कार्बन का नंबर 60 से लेकर कार्बन का नंबर 70 तक होता है। तो 60 से 70 कार्बन के फुटबॉल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, उनको फ्यूलरीन बोलते हैं। इन्हीं को बकमिंस्टर फ्यूलरीन बोलते हैं। इनमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसके बाद बच्चों पी ब्लॉक में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें आपको इससे ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पी ब्लॉक में वो बन सकता है कि वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? आंसर होगा CO+H2। बच्चों पूछ सकते हैं सिंथेटिक गैस का फॉर्मूला क्या होता है? सिंथेटिक गैस का भी फॉर्मूला होता है CO+H2। दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है। आपसे पूछ सकते हैं प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या है? प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला बताएंगे CO+N2। आपसे पूछ सकते हैं ड्राई आइस क्या होता है? ये बताएंगे सॉलिड CO2। आपसे पूछ सकते हैं क्या पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, सब हो गए। ठीक है, तो यही मेन थे जो पूछ सकते हैं। एक कोई दिमाग में आया था एकदम से मिस हो गया। चलो ठीक है, वाटर गैस, सिंथेटिक गैस, प्रोड्यूसर गैस, ड्राई आइस, एक और कोई नाम आया था इंपॉर्टेंट, वो एकदम से मिस हो गया। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो ये बच्चों बस बात बंद करो। ये कुछ और इंपॉर्टेंट नाम थे जो आपको ध्यान रखने थे। एक और क्वेश्चन बनेगा पी ब्लॉक में इंपॉर्टेंट, और वो बनेगा बच्चों इंटर हैलोजन कंपाउंड के ऊपर। किसके ऊपर? इंटर हैलोजन कंपाउंड के ऊपर। इंटर हैलोजन कंपाउंड आपको ध्यान रखने हैं, ये BAN टाइप के होते हैं। ये BAN का मतलब जल्दी से समझो, इंटर हैलोजन कंपाउंड बता रहा हूं। BAN, B का मतलब बिलो वाला हैलोजन, बिलो माने नीचे वाला हैलोजन। A का मतलब है अबव वाला हैलोजन, अबव मतलब ऊपर वाला, अबव वाला हैलोजन। ठीक, और इसके बाद N का नंबर हो सकता है 1, 3, 5, 7। तो जो इस तरह के कंपाउंड होते हैं उनको इंटर हैलोजन कंपाउंड बोला जाता है। जैसे जरा ध्यान से देखो, मान लो ऐसे दिया जाए, एक लिखा हो ClF3, एक लिखा हो IF7, एक लिखा हो BrI3। मान लो ये तीन है, आपको बताना है इसमें इंटर हैलोजन का एग्जाम्पल कौन कौन है। ध्यान से देखो, इन तीन में बताना है इंटर हैलोजन का एग्जाम्पल। तो बच्चों हैलोजन होते कौन कौन हैं? हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पहले होना चाहिए बिलो वाला, फिर होना चाहिए अबव वाला, और N का नंबर या तो 1 हो, 3 हो, 5 हो या फिर 7 हो। जरा ध्यान से देखो, पहचानने का तरीका समझना। इसमें देखो Cl एंड F है, Cl बिलो नीचे वाला है, F अबव वाला है, तो ये हो गया बिलो वाला, ये इसके अबव वाला, और N की वैल्यू 1, 3, 5, 7 में से 3 है। ये इंटर हैलोजन का एग्जाम्पल है। क्लियर? इसके बाद जरा दूसरा देखो IF7, IF7 पे ध्यान दो, I बिलो वाला है और F इससे ऊपर वाला। अरे I के ऊपर वाला कोई भी हो, F है, और N की वैल्यू 1, 3, 5, 7 में से है, ये भी इंटर हैलोजन के एग्जाम्पल है। जरा BrI3 देखो, Br ये लिखा है और I ये लिखा। अरे इसमें तो पहले है ऊपर वाला और बाद में है नीचे वाला। इसमें पहले है अबव वाला फिर है बिलो वाला, जबकि पहले कौन होना चाहिए?
पहले नीचे वाला होना चाहिए, यानी कि ये इंटर हैलोजन का एग्जाम्पल नहीं है। समझ गए? कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक में, उस पर जरा ध्यान दे दो बच्चों। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइज पे, और वो साइज पे क्वेश्चन थर्ड में इंपॉर्टेंट है, जो पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी 1-2 साल पहले पूछा भी गया। देखो बच्चों, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम नॉर्मली ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज इंक्रीज करता है, लेकिन यहां पर आपको एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है। एक्सेप्शन है गैलियम की पोजीशन को एल्यूमिनियम के पहले बताना है। अरे अभी 2 साल पहले ही आया भाई, पेपर उठा के देखो, ठीक? तो यहां पे साइज का ऑर्डर आ जाएगा ऐसे, बोरोन से ज्यादा गैलियम, गैलियम यहां पे आ गया, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा इंडियम और उससे ज्यादा थैलियम। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन थर्ड ए ग्रुप में ही आयनाइजेशन एनर्जी पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट हो गया, यहीं पे मैं जल्दी से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बता दूं। तो आयनाइजेशन एनर्जी पे थर्ड ए में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा देखो, थर्ड ए की आयनाइजेशन एनर्जी में ट्रिक याद रखना, दीदी। क्या ट्रिक याद रखना है? दीदी। जरा दीदी का मीनिंग समझो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बच्चों दीदी की मदद से ही आंसर आएगा, दीदी पे भरोसा करते हुए। डी का मतलब डिक्रीज, आई का मतलब इंक्रीज, डी का मतलब डिक्रीज, आई का मतलब इंक्रीज। बहुत ही इर्रेगुलर तरीके से यहां पे ऑर्डर बना है। अरे समझ पाए? अब मान लो ऐसे इरेगुलर ना लिखा हो, सीधे सीधे सिस्टमैटिक लिखा हो कि सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो देखो सिस्टमैटिक ऑर्डर कैसे लिखोगे? सिस्टमैटिक लिखने के लिए देखो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ध्यान से देखो, अगर सिस्टमैटिक लिखना है तो सिस्टमैटिक लिखने के लिए नंबर 1, सबसे ऊपर वाला नंबर 1, सबसे नीचे वाला नंबर 2। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। इसके बाद जो बीच में है इसको लाना 3 पे। देखो कैसे सीक्वेंस आया, 1 2 3, 1 2 3, और फिर जो बचे उनको एक सीक्वेंस में 4 और उसके बाद 5। यानी कि सीक्वेंस ऐसे आया आयनाइजेशन एनर्जी में, बोरोन की सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे Tl, उसके बाद तीसरे नंबर पे Ga, उसके बाद चौथे नंबर पे Al और उसके बाद 5वें नंबर पे In। समझ गए? एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो है वो आपको फोर्थ ए ग्रुप कार्बन फैमिली में याद रखना है, और कार्बन फैमिली में आयनाइजेशन एनर्जी पे आपको याद रखना है। और आयनाइजेशन एनर्जी पे जल्दी से देखो बच्चों, यहां पे आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो यहां पर ऊपर से नीचे जब आप जाओगे टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम आपको बताना है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अरे जहां एक्सेप्शंस नहीं है वो नहीं बता रहा हूं। जैसे 5th ए में ऊपर से नीचे नॉर्मली आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, 6th ए में भी नॉर्मली डिक्रीज, 7th ए में भी नॉर्मली डिक्रीज। वो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते ही हो, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। जो एक्सेप्शन है वो बता रहा हूं, ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। लेकिन बच्चों एक्सेप्शन ये ध्यान रखना, Sn की पोजीशन को Pb के नीचे बताना, तब आंसर आपका सही आएगा। तो यहां पर 4th ए में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ऐसे आया, कार्बन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन उससे कम, जर्मेनियम उससे कम, इससे कम टिन मत बता देना, उससे कम बताएंगे Pb और उससे कम बताएंगे Sn टिन। तो इस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी का 4th ए में ऑर्डर बन गया। क्लियर हो गई बात? बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पी ब्लॉक में जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करो। मैं शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पेज चेंज कर सकता हूं? देखो बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं कि जो CH4 होते हैं, यानी कि CF4, CCl4 एटसेट्रा, इस तरह के लोग, इनकी हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होती है? भैया डिटेल में पढ़ने का टाइम अब नहीं है, मैं इतना ही बता सकता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन 2023 में आने की पूरी संभावना है, और उसका आंसर जिस ऑप्शन में ऐसे लिखा हो टिक कर देना, ठीक? अब डिटेल वाला टाइम बचा नहीं है। तो CF4, CCl4 इस तरह के लोगों की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, बताओ क्यों? जिस ऑप्शन में आपको लिखा मिले, क्योंकि कार्बन के पास में वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते, वही आप आंसर बता देना।
क्या बताओगे? कार्बन के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दूसरा जो बन सकता है पी ब्लॉक में वो ये कि जो कार्बन है वो CX6-2 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो नहीं बनाता है। बताओ क्यों? इसका भी आंसर बताएंगे जिस ऑप्शन में लिखा मिले, क्योंकि कार्बन के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ये सारे पॉइंट जब आप कार्बन फैमिली वाला पार्ट पी ब्लॉक का एनसीईआरटी में पढ़ोगे, ये सारे पॉइंट पैराग्राफ में लिखे हुए मिलेंगे। कोई अपने मन से मैंने केमिस्ट्री नहीं बना दी है, जो आपके सिलेबस में और जो एग्जाम में आना वही बता रहा हूं जल्दी जल्दी। ठीक, तो CX6 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब कार्बन इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? आंसर बताएंगे, क्योंकि कार्बन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जो AlCl3 है ये अपना डाइमर Al2Cl6 बनाता है, क्यों? तो इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। यहां पे बताना है होते हैं, समझ गए? अब ये वेकेंट डी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए फिर आपको रेगुलर बैच में आके 2024 की तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी जो वीडियो में देख रहे हो, अगर ये सोच रहे हो थोड़ा इन लोग से भी बात कर लो ना, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो यार ये तो आदमी उड़ाए पड़ा है, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, ये ससुरा वेकेंट डी ऑर्बिटल होता क्या है? तो भैया रेगुलर बैच में आओ, थोड़ा फीस जमा करो, 2024 की तैयारी करो। अभी 2023 के लिए जल्दी जल्दी रिवीजन चल रहा है, तो बौराओ नहीं, 2023 के लिए बस इतना भी ध्यान रखो। ठीक, तो AlCl3 Al2Cl6 बनाता है, क्यों? तो इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। समझ में आ गई बात? इसके बाद चौथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PbBr4 नहीं पाया जाता, PbI4 नहीं पाया जाता। बताओ क्यों? क्रॉस लगाने का मतलब है PbBr4 डज नॉट एग्जिस्ट, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। बताओ क्यों? जिस ऑप्शन में लिखा मिले, क्योंकि Pb+4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि Br- एंड I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जिस ऑप्शन में ये पूरी बात लिखी हो उसी को आंसर बता देना। अरे समझ पाए? तो PbBr4 नहीं पाया जाता, क्यों? PbI4 नहीं पाया जाता, क्यों? आंसर बताएंगे, क्योंकि Pb+4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि Br- I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इस वजह से Pb+4 के साथ में Br- I- एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं और ये कंपाउंड नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन सकता है वो ये कि PbBr6-2 टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनता, PbI6-2 टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनता। बताओ क्यों? इसका भी आंसर यही बताओगे जो आंसर अभी यहां पर बताया था, तो यही वाला आंसर उसमें भी बता देंगे, क्योंकि Pb+4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड Br- एंड I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। समझ गए? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लिखा मिलेगा कि SiF6-2 होता है लेकिन SiCl6-2 नहीं होता है। बताओ क्यों? ये होता है, ये नहीं होता। बताओ क्यों? तो इसमें आंसर बताना कि क्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, साथ ही साथ इसमें Si एंड Cl के बीच में लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब जिस ऑप्शन में लिखा मिले ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ Cl एंड हाई लोन पेयर रिपल्शन SiCl6-2 डज नॉट एग्जिस्ट, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ पाए बच्चों? तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से जिसमें एक NO लिखा होगा, N2O लिखा होगा, N2O4 लिखा होगा, N2O5 लिखा होगा और एक मान लो NO2 लिखा होगा, और आपसे पूछ सकते हैं बताओ इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है या सबसे कम एसिडिक
कौन है। बच्चों जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऑक्सीजन का परसेंटेज देखा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालते कैसे हैं, जल्दी ध्यान से देखो, क्योंकि इसके बाद क्लास छोड़नी, दूसरी क्लास होनी है। ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑफ O पता करने का तरीका होता है O का नंबर अपॉन टोटल एटम का नंबर, टोटल एटम एक है ना और एक वो 2 इंटू 100। सॉल्व करने पे कितना आ गया, ये 50%। अरे इसमें O आ गया 50%, समझ में आया। इसमें जरा O का परसेंटेज निकालो, तो O का नंबर अपॉन टोटल एटम, O एक है, टोटल एटम 2 और 1 3 इंटू 100, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 33.33%। इसमें जरा परसेंटेज ऑफ O निकालो, O का नंबर 4, टोटल नंबर कितना हो गया 4 और 2 6 इंटू 100। बच्चों सॉल्व करके जो भी आए लिख लेना, अरे लिख लेोगे 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, सॉल्व करोगे 66.66%। तुम्हारे भरोसे नहीं रहूंगा, मैं ही सॉल्व करके जा रहा हूं। इसके बाद इसमें जरा O का परसेंटेज देखो, O का नंबर कितना आ रहा है 5, टोटल एटम का नंबर 5 और 2 7 इंटू 100। अब इसको करते रहना भैया। यहां पे देखो O का नंबर 2, टोटल नंबर 2 और 1 3 इंटू, अब जगह नहीं बची भाई, ठीक। तो ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको नहीं लिखना था। पूछो क्यों नहीं लिखना था, या तो N2O4 लिखा मिलेगा या NO2, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही होते हैं, तो वो तो मैंने सेम लिख दिए, तो ये मैंने जबरदस्ती लिख दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, इसको हटा देता हूं, ये हटा दिया। अरे NO2 ही डाइमर बना के N2O4 बन जाता है, तो वो जल्दी जल्दी में लिख दिया था। इस तरह से बच्चों सब में ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल आएगा, जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा वही सबसे ज्यादा एसिडिक बता देना, जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज वो सबसे कम, उसको आप सबसे कम एसिडिक बता देना। तो मुझे लगता है अब इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। आज की क्लास में भी अच्छा खासा रिवीजन आपका हो गया है, और इतना रिवीजन घर में कम से कम 10 दिन आपको लग जाते तब भी नहीं कर पाते, ठीक। तो अभी भी जो बच्चे केवल वीडियो देख रहे हैं YouTube पे, अगर वो क्लास करने ऑफलाइन आना चाहते हैं, 5 बजे, ठीक 5 बजे ऑफलाइन क्लास शुरू होती है, उसी की रिकॉर्डिंग ये आप लोग देख रहे हो, तो 5 बजे आप लोग क्लास करने आ सकते हो। तो ठीक बच्चों, कल कोई नया नया टॉपिक नहीं, अभी P ब्लॉक में थोड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, जनरल प्रॉपर्टीज, अरे डेंसिटी का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बोरॉन फैमिली में कार्बन फैमिली में, तो कल एक टर्न और चाहिए। कल जो है P ब्लॉक पूरा 100% कर दूंगा खत्म, केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है जनरल प्रॉपर्टीज नहीं समझ पाए, जैसे बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड में किसकी डेंसिटी ज्यादा, ऐसे क्वेश्चंस भी तो बनते हैं। तो वो सारी बातें मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक। तो आज इतना ही, मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट बच्चों, टाटा बाय बाय, लव यू बच्चों, बाय बाय।